हेलो दोस्तों। हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़। अभी तक के हमने कई सारे वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आशा है आपने उन्हें देख लिया होगा। ये नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ये सारे ही क्वेश्चंस एसएससी के लेटेस्ट ट्रेंड पर आधारित है और प्रीवियस ईयर्स पर पूछे गए क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो इन्हें आप देख लीजिएगा, आपका इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपके एग्ज़ाम्स में ये और इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज लेकर आए हैं इतिहास और पॉलिटी या संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, इसकी डिटेल्स को भी ध्यान से सुनिएगा। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है। तो देखिए, समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी पूर्व में रहा है। ये गुप्त काल के बहुत ही फेमस शासक थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन नामक संस्कृत के कवि हुआ करते थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। ये प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ लेख है। ये प्रयागराज या इलाहाबाद में है और इससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, तो इन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो देखिए, सती प्रथा के बारे में हमें एरन अभिलेख से पता चलता है। ये एरन अभिलेख गुप्त काल के ही भानुगुप्त के समय का है और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, एरन अभिलेख, तो इसे याद रखिएगा। हमें एरन अभिलेख से भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित उदाहरण मिलता है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देखिए, ये बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ठीक है, और ये बनाया था चोल राजा राजराज प्रथम ने। ठीक है, ये 11वीं शताब्दी में बनाया था या दस दस ईस्वी में बनाया था राजराजा चोल ने। ठीक है, और ये जो है भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और इसमें भगवान की नटराज वाली मूर्ति है ना, जो नृत्य करते हुए या तांडव करते हुए जो मूर्ति है वो यहाँ पे है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, अ, तो राजराजा प्रथम को याद रखिएगा, ये चोल वंश के राजा थे। ठीक है, अगला है, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था 1194 में। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड तीन युद्ध याद रखिएगा। 1191 का तराइन का पहला युद्ध, 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध और 1194 का चंदावर का युद्ध जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और 1192 भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी उसमें। ठीक है, तो ये 1194 का चंदावर का युद्ध याद रखिएगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? देखिए, ये किया था अमीर खुसरो के राइटिंग्स में ये मिलता है। ठीक है, ये जौहर क्या होता था, जो हिंदू राजपूत रानियां होती थी, ये जब राजपूत राजाओं के हार हो जाती थी युद्ध में, तो ये लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेते थे। मतलब एक
कुएं जैसा या अग्निकुंड हुआ करता था, उसमें कूद कर ये अपनी सामूहिक आत्मदाह कर लेते थे या जान अपनी दे देते थे, क्योंकि ये इनको गुलामी स्वीकार नहीं थी। स्पेशली ये मुगल कालीन या जितने भी सुल्तान वगैरह हुआ करते थे, उनकी दास्ता स्वीकार नहीं करना चाहते थे ये लोग, इसलिए। तो इसके बारे में अमीर खुसरो के राइटिंग्स में हमको मिलता है। और ये अमीर खुसरो जो थे ये एक इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है, इनके लिटरेरी वर्क के कारण। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। अगला है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी, ठीक है। मनसब का मतलब एक रैंक हुआ करती थी उस समय, ठीक है। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। दहसाला प्रणाली के लिए जाना जाता है अकबर को। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। इसने जजिया कर समाप्त कर दिया था, है ना। तो ये सारे फैक्ट्स भी अकबर के बारे में याद रखिएगा। अगला है, बादशाह नामा या पातशाह नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए, ये अब्दुल हमीद लाहौरी की बुक थी, ठीक है। ये इतिहासकार ये शाहजहाँ के दरबार में हुआ करता था। तो ये शाहजहाँ के का जो राज है उसी से रिलेटेड बुक है, ठीक है। ये बादशाह नामा या पातशाह नामा आएगा, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी है, ठीक है। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन था? तो देखिए, ये जो हरिजन सेवक संघ था, ये गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य था, ये जो हरिजनों के बीच में छुआछूत या ये होता था ना, अस्पृश्यता वाली चीज़ थी, तो इसके लिए गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। और हरिजन नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाते थे गांधी जी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए किसकी स्थापना की थी? देखिए, इनका नाम जुड़ा हुआ है सत्यशोधक समाज से, ठीक है। तो ये पुणे में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और इसी को प्रचार करने के लिए इन्होंने ये अपनाया था, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किया था, ठीक है। अगला है, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे? तो देखिए, ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इन्होंने ये पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, और ये गांधी जी ने अपना उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। लेकिन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने इतिहास के क्वेश्चन देखे, ये संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? ये देखिए, भारत में जो न्यायपालिका है ये त्रिस्तरीय रूप से बटी हुई है, ठीक है। त्रिस्तरीय का मतलब है 3 स्तर पर न्याय के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, जो कि अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग स्थापित है। फिर मध्य में है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, जो कि अनुच्छेद 214 के अंतर्गत है। और लास्ट में है सत्र न्यायालय, जो कि अनुच्छेद 141 में मेंशन है जिसके बारे में, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है न्यायपालिका की भारत में। अगला है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, ठीक है। और आपको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू पहले हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। कांग्रेस की जीत हुई थी लोकसभा चुनाव में, और पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था स्वतंत्र भारत के। अगला है, भारत में सॉरी रंगराजन समिति से संबंधित है। देखिए, रंगराजन समिति जो है ये 2012 में कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में स्थापित की गई थी। ये
गरीबी के आकलन के लिए स्थापित की गई थी, ठीक है। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो इसमें इन्होंने कहा था कि भारत में 47 रुपये से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। तो ये गरीबी रेखा की क्राइटेरिया फिक्स करने के लिए रंगराजन समिति को जाना जाता है, ठीक है। अगला है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, ये सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सिद्धारमैया थे, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो देखिए, जो संविधान सभा थी ये दिसंबर 1946 में बनी थी, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 में। तो ये जब इसका फॉर्मेशन हुआ तब इसमें 389 कुल सदस्य थे, ठीक है। 389 कुल सदस्य थे, लेकिन जब 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया तो इसमें केवल 299 सदस्य रह गए भारत के, ठीक है। बाकी तो पाकिस्तान में चले गए। तब 299 सदस्य रह गए थे और इसमें से 15 महिलाएं थी, ठीक है। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ट्रेंड में बना हुआ है, इसके रिपीट होने के चांसेस है, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। अगला है, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो के तहत क्या होता है कि जो भी धन विधेयक या संविधान संशोधन के विधेयक को छोड़ के दूसरे विधेयक होते हैं, उनको ये अपने पास तक कितने भी समय तक के रख सकते हैं, यानी कि पेंडिंग में पड़ा हुआ रहता है, वो अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं। इसको राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं, ठीक है। अगला है, किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा लिया गया था? तो देखिए, 1978 में क्या हुआ था कि 31वां 31 अनुच्छेद 31 में जो मेंशन है, मौलिक अधिकार मेंशन था, मौलिक अधिकार, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसको 300A में लिस्ट कर दिया गया था, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको या सरकार को कोई सड़क वगैरह निर्माण करनी होती थी या कोई भी ऐसा काम करना होता था, तो जो ये जगह का उपार्जन ये करते थे, मतलब इसको कि अप्रोच नहीं कर पा रहे थे ये, तो ये जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, इसलिए तो इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में लिस्ट किया गया था 300A में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो देखिए, भारत ने संविधान संशोधन को साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है, ठीक है। और इसको संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में ऐड किया गया है, मतलब आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन का उल्लेख है, ठीक है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 66 को याद रखिएगा। और जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 64 में ये बात कही गई है, तो ये भी फैक्ट को याद रखिएगा। और जो उपराष्ट्रपति का पद है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। अगला है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो देखिए, आपको याद रखना है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में अपने हाथों से संविधान की मूल प्रति को लिखा था, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, इसे 1-2 बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं आगे और दूसरे वीडियो में। ऑल द बेस्ट।